नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा की ज्योति ऑल क्लासेस पर। आज की हिस्ट्री की क्लास में हम एक नया वंश पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद कई वंशों का उदय होता है। उनमें से ही था एक पुष्यभूति वंश। एक गौड़ वंश था, एक मोखरी वंश था। इस तरह से 4-5 वंश थे जो उनका उदय हुआ था गुप्त वंश के पतन के बाद। जो पुष्यभूति वंश है, जो उसकी स्थापना की थी वो की थी पुष्यभूति ने, इसीलिए इस वंश का नाम भी पुष्यभूति पड़ गया। जो पुष्यभूति ने अपनी राजधानी बनाई थी वो बनाई थी स्थानेश्वर, जो कि हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में है। इस वंश का जो वास्तविक शासक माना जाता है वह प्रभाकर वर्धन को माना जाता है। जो प्रभाकर वर्धन थे उनकी जो पत्नी थी वो जशोमती थी। पहले हम इस वंश के बारे में थोड़ा सा कहानी के रूप में समझते हैं ताकि चीज़ें हमें अच्छे से याद रहें, और वो जो हम सीखते हैं अगर हम क्वेश्चन के रूप में पढ़ते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न बड़ी रहती है और हम भूल जाते हैं। हम कहानी के रूप में पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। जो प्रभाकर वर्धन थे उनके 3 बच्चे थे। एक था राज्यवर्धन जो कि उनका बड़ा पुत्र था, एक था हर्षवर्धन जो कि उनका छोटा पुत्र था, और एक पुत्री राज्यश्री थी। राज्यश्री का जो विवाह था वो मोखरी वंश के ग्रहवर्मा से हुआ था जो कि कनौज का शासक था। ये जो ग्रहवर्मा था इसकी मालवा नरेश देवगुप्त के साथ दुश्मनी थी, और एक देवगुप्त का मित्र था वो गौड़ नरेश शशांक था। हुआ ये कि जब राजावर्धन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो प्रभाकर वर्धन को लगता है कि अब बेटे को थोड़ी जिम्मेदारी का काम दिया जाए। प्रभाकर वर्धन राजावर्धन को एक विद्रोह शांत करने के लिए भेजते हैं। राजावर्धन खुश हो जाते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे एक जिम्मेदारी का काम दिया। राजावर्धन बड़े जोश के साथ जाते हैं और विद्रोह को शांत करके आते हैं। वे इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनके पिताजी उन्हें उनकी प्रशंसा करेंगे, उन्हें आशीर्वाद देंगे कि मैं सफल होके आया हूँ। परंतु उनका दुर्भाग्य कि जैसा उन्होंने सोचा वैसा बिल्कुल भी नहीं था। जब वे महल पहुँचते हैं तो सब कुछ सूना सूना था। उन्हें सूचना मिलती है कि प्रभाकर वर्धन की हत्या हो गई और जशोमती माता उनके साथ सती हो गई। ये सुनते ही राजावर्धन को बहुत आघात पहुंचता है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कितने खुशी हर्ष के साथ पहुंचा था, परंतु उसने देखा कि उसका सारी खुशी जोश सब दुख में बदल गया था। हर्षवर्धन था, जो हर्षवर्धन राजा जिसको हमने पढ़ना है डिटेल से, वो राजावर्धन का छोटा भाई था। राज्यश्री को जब इस बात का पता चलता है कि अब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो वो अपने माता पिता के शोक में शामिल होने के लिए आती है। लेकिन पीछे से जो मैंने आपको बताया, जो मालवा नरेश देवगुप्त था, वो गौड़ नरेश शशांक के कहने पर ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। ग्रहवर्मा की शशांक था वो देवगुप्त से हत्या करवा देता है। इन सब बातों को आपको याद रखना होगा कि जो ग्रहवर्मा था उसको मारने वाला कौन था? उसको मारने वाला देवगुप्त था। और किसके कहने पर मारता है? वो शशांक के कहने पर मारता है जो कि गौड़ नरेश था। अब राजावर्धन दुखी तो इस बात से था कि उसके माता पिता दोनों नहीं रहे, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ग्रहवर्मा यानी कि उसके जीजू को देवगुप्त के द्वारा मार दिया गया है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने जीजू का बदला लेने के लिए निकलता है। वे राजावर्धन गुस्से से उसी हाल में जाता है और देवगुप्त का काम तमाम कर देता है। देवगुप्त की राजावर्धन हत्या कर देता है। जब ये बात शशांक को पता चलती है तो असल में शशांक, क्योंकि जो ये सारी साजिश रची थी, ये जो षड्यंत्र रचा था वो रचा शशांक ने था,
जब शशांक को पता चलता है कि राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार दिया तो उसे भय हो जाता है कि अब राज्यवर्धन गुस्से में है, मुझे भी नहीं छोड़ेगा। वो पहले से चाल चलता है और एक सहानुभूति भरा पत्र लिखता है और देवगुप्त राज्यवर्धन को अपने पास बुलाता है, उसकी प्रशंसा करता है कि तुम महान राजा हो, महान राजकुमार हो, तुमने देवगुप्त को मार दिया, और अपनी बहन की शादी राज्यवर्धन से करने का प्रस्ताव रखता है। कुछ देर के लिए तो राज्यवर्धन सोचता है, फिर वह सोचता है कि चलो माता पिता नहीं रहे, अब महल सूना सूना हो गया है, शादी हो जाएगी, महल को रानी मिल जाएगी, प्रजा को रानी मिल जाएगी और मैं शादी कर लेता हूँ। लेकिन शशांक धोखे से राज्यवर्धन को पास बुलाकर उसकी हत्या कर देता है। अब जो राजा हर्षवर्धन थे उस टाइम सिर्फ 16 वर्ष के थे। उसे जब इस बात का पता चलता है कि मेरे भाई को भी शशांक के द्वारा मार दिया गया है, और उधर उसे पता चलता है कि जो राजश्री है उसकी बहन, वो अपने पति की मृत्यु के बाद सती होने के लिए जंगलों की तरफ भाग गई है, तो राज्यवर्धन के सामने राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई और जो राजश्री थी वो जंगल में भाग गई सती होने के लिए। अब जो हर्षवर्धन था उसके सामने 2 चुनौतियाँ खड़ी थी। पहली चुनौती, उसने अपने भाई की मौत का बदला लेना था, और दूसरी चुनौती, उसने किसी न किसी तरह से अपनी बहन को ढूंढना था। हर्षवर्धन बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महान राजा था। वो अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए शशांक के पास जाता है, उसे पराजित कर देता है, और उसे पराजित करने के बाद वह जो कन्नौज थी उस पर अधिकार कर लेता है। इस तरह से हमने इस वंश की जो कहानी थी वो सारी सुन ली, देख ली। आगे हम जो हर्षवर्धन राजा है उसको हमने डिटेल से पढ़ना है, तो उसके बारे में जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं अब हम उनको पढ़ते हैं। इस वंश की जानकारी के स्रोतों की बात करें तो हमें बाणभट्ट की रचना हर्षचरित से मिलती है। इसकी जो प्रभाकर वर्धन थे, हर्षवर्धन के पिता, उनकी 2 उपाधियाँ थी, उन्होंने 2 उपाधियाँ ली हुई थी, वो थी परम भट्टारक और महाराजा धीराज। इस बात को आपको याद रखना है कि परम भट्टारक और महाराजा धीराज प्रभाकर वर्धन की 2 उपाधियाँ थी। जब राज्यवर्धन की मृत्यु होती है तो उस समय हर्षवर्धन 16 वर्ष के थे। राज्यवर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में होती है, और उस टाइम जब 16 वर्ष के बालक के ऊपर इतनी जिम्मेदारी आ जाए, वो अकेला रह जाए, तो आप सोच ही सकते हैं कि उसकी क्या दशा हुई होगी। ऊपर से चुनौतियाँ, दो भाई की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन अभी राजश्री को भी ढूंढना था। एक दिवाकर मित्र बौद्ध भिक्षु की सहायता से हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को ढूंढ लेता है, लेकिन राजश्री तो बस एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसे अपनी माता यशोमती की तरह अपने पति की साथ सती होना है। लेकिन हर्ष अपनी बहन को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, उसे कहता है कि बहना, अगर आप भी इस तरह से सती हो जाओगी तो मेरा क्या होगा? मेरे माता पिता नहीं रहे, मेरे भाई भी नहीं रहा, आप भी नहीं रहोगे, तो इससे अच्छा है कि आपसे पहले मैं मर जाऊं और इस कहानी को यहीं ख़त्म कर दूं। तो राजश्री सोचती है कि इस तरह से तो हमारे वंश का नाश हो जाएगा, हमारा वंश ही खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसे बात समझ में आ जाती है और वो सती होने का जो विचार था वो त्याग देती है। जो हर्षवर्धन था, शशांक को पराजित करके वो कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेता है और कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बना लेता है। अगर हम हर्षवर्धन के शासनकाल की बात करें तो वह 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक था। हर्षवर्धन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनता है वो हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो कौन था? बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार का मुख्य कवि था।
इसके अगर हम अन्य कवियों की बात करें तो उनमें मयूर, हरिदत्त और जयसेन थे। जो हर्षवर्धन के ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखे हुए थे। हर्षवर्धन ने जो नाटकों की रचना की थी उनमें थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि हर्षवर्धन की कौन सी रचना नहीं है। वो तीन नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका को ऑप्शन में दे के चौथा एक और डाल देगा। तो आपको ध्यान रखना है, एग्जामिनर अगर इन तीन पुस्तकों के नाम लिखता है तो आपको तीनों की पुस्तकें याद होनी चाहिए। माना तो ये भी जाता है कि एक धाबक नामक का कवि था और हर्षवर्धन ने उसे पुरस्कार भेंट करके अपने नाम से ये नाटक लिखवाए थे। परंतु हमें तो एग्ज़ाम से मतलब है, एग्ज़ाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि हर्षवर्धन की कौन सी रचना है, कौन सी नहीं है, या बाणभट्ट की कौन सी रचना है। बाणभट्ट की एक तो हर्षचरित है और दूसरी कादम्बरी है। एक तो हर्षचरित है और दूसरी कादम्बरी हर्षवर्धन की पुस्तक है। हर्षवर्धन को शीलादित्य भी कहा जाता है। हर्षवर्धन को शीलादित्य भी कहा जाता है। विदेशी विवरण से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा जाता है। हर्षवर्धन का जो युद्ध था वो 634 से 35 में चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के साथ हुआ था। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, आप यहाँ पे पुलकेशियन सेकंड कर लेना। पुलकेशियन सेकंड के साथ हुआ था। जो यह युद्ध था वो नर्मदा नदी के किनारे पर लड़ा गया था, उसके तट पर लड़ा गया था। इस बात को आपको याद रखना है। पुलकेशिन चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय, इस बात को आपको खास करके याद रखना है। पुलकेशियन द्वितीय के साथ हुआ था। जो इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई। इस प्रकार हर्षवर्धन 606 से 647 में जाके उसकी मृत्यु होती है। 40 साल तक युद्ध लड़ता रहा। हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री ह्वेनसांग आता है। ह्वेनसांग अगर इंग्लिश में लिखा हो तो आप उस चीज़ को भी याद रखना कि किस तरह से लिखा जाता है। जो ये ह्वेनसांग था वो भारत में 629 ईस्वी में आता है। जब हम हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में यह 634 ईस्वी में गया था। इसकी जो पुस्तक थी वो थी शी जू की। क्या थी? शी जू की। ह्वेनसांग के अगर हम उपनाम की बात करें तो उनमें था, ह्वेनसांग को कहा जाता था यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान का शाक्य मुनि भी कहा जाता था। ये नाम पूछ लिए जाते हैं। हर्षवर्धन पहले शिव का भक्त था। ह्वेनसांग से प्रभावित होकर हर्षवर्धन बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथों का संकलन करने के लिए आया था। बौद्ध धर्म की 5वीं जो बैठक थी वो थानेसर में हुई थी और उसकी अध्यक्षता ह्वेनसांग ने की थी। मुख्य बैठकें जो बौद्ध धर्म की थी वो 4 ही थी, लेकिन जो 5वीं मानी जाती है वो ह्वेनसांग ने उसकी अध्यक्षता की थी और हर्षवर्धन के काल में हुई थी। ह्वेनसांग टोटल अगर हम बात करें तो 16 वर्ष तक भारत में रहा। चीन में ह्वेनसांग को मगध राज कहा जाता था। इलाहाबाद प्रयागशाला में कुंभ के मेले की शुरुआत हर्षवर्धन ने की थी। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो हर्षवर्धन था वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी तो जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बंट गया था, महायान और हीनयान, और जो हर्षवर्धन था वो महायान शाखा का अनुयायी था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त कर लिए थे। बुद्ध के जो अवशेष जगह जगह पर फैले हुए थे क्या थे, एक कश्मीर का शासक था उसके पास बुद्ध के दंत अवशेष थे, तो हर्ष ने उसको बलपूर्वक प्राप्त किया था। कादम्बरी भी मैंने आपको बता दिया कि बाणभट्ट की ही रचना है। एहोल अभिलेख के अनुसार 647 में हर्ष की मृत्यु हो जाती है। यह अभिलेख कर्नाटक में
रवि कीर्ति ने लिखा था। किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने। अब हम हर्षकालीन जो प्रशासन था उसके बारे में बात करते हैं। उसके जो साम्राज्य में क्या, किसी को क्या कहा जाता था, किसी को क्या, ये मुख्य प्रश्न बनते हैं। युद्ध और शांति का जो मंत्री था वो अवंती कहलाता था। क्या कहलाता था? अवंती। सेना का महासेनापति सिंहनाद कहलाता था। सेना का सेनापति सिंहनाद कहलाता था। अश्व सेना का मुख्य अधिकारी कुंतल। अश्व सेना का मुख्य अधिकारी कुंतल। और गज सेना का प्रमुख स्कंदगुप्त कहलाता था। राजकीय संदेशवाहक को धीरक ध्वज कहा जाता था। राजकीय संदेशवाहक को धीरक ध्वज कहा जाता था। गुप्तचर विभाग का एक सदस्य होता था, उसे सर्वगत कहा जाता था। किसानों से लिया जाने वाला कर भाग कहलाता था, जो कि 1/6 था। नगद कर को हिरण्या कहते थे। सेना के जो साधारण अधिकारी होते थे उन्हें चाट कहा जाता था, और जो असाधारण कोई मुख्य अधिकारी होते थे उन्हें भाट कहा जाता था। पुलिस का अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भंडी कहा जाता था। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय मथुरा था जो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। इस बात को आपको याद रखना ही होगा। अश्व सेना का अधिकारी बृहदेश्वर कहलाता था। अश्व सेना का अधिकारी बृहदेश्वर कहलाता था। ह्वेनसांग ने हर्ष की सेना को चतुरंगिनी सेना कहा। क्या कहा? चतुरंगिनी सेना। इसका मतलब कि हर्ष की जो सेना थी वो 4 प्रकार की थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना और रथ सेना। प्रांतों को हर्षवर्धन के समय भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि प्रांतों को हर्ष के समय भुक्ति कहा जाता था। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द का प्रयोग हुआ है। हर्षचरित के अनुसार जो प्रांत होते थे उनके शासक को लोकपाल कहा जाता था। ग्राम जो शासन की सबसे छोटी इकाई थी। भुक्ति को कहा जाता था प्रांत। जिला को कहा जाता था विषय, और तहसील को पाठक। उसके बाद ग्राम। भुक्ति जिलों में बटा हुआ था, जिले तहसील में बटे हुए थे और तहसील ग्राम में बटी हुई थी। भुक्ति के जो शासक को लोकपाल कहा जाता था, जिला के प्रशासक को वेश्यापति कहा जाता था। इसी तरह से ग्राम के प्रशासक को ग्रामाक्षपटलिक कहा जाता था। तुलायंत्र एक सिंचाई का साधन था। हर 5 साल में प्रयाग में धार्मिक सभा होती थी, उसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। मधुबन और बांसबेड़ा अभिलेखों में लिखा है कि हर्ष के पास बहुत बड़ा जलबेड़ा था। हर्ष के पास बहुत बड़ा जलबेड़ा था। इसकी जानकारी हमें मिलती है मधुबन और बांसबेड़ा के अभिलेखों से। तो स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे ख्याल से हर्षवर्धन से या पुष्यभूति वंश से आने वाला कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।